चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। फर्स्ट ऑफ ऑल, कुछ लोग न्यू हैं, बिल्कुल अभी फर्स्ट टाइम मेरा बैच ज्वाइन कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ें याद रखनी है हमें। हमारी क्लास दो पार्ट में रहेगी। आज तो इंट्रोडक्शन है, अब आज के बाद हमारी क्लास दो पार्ट में रहेगी। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होगा लगभग 30 मिनट्स का। उसके बाद फिर डिस्कनेक्ट हो जाता है क्योंकि मेरे पास बेसिक वर्जन है अभी जो जूम है हमारा। फिर जस्ट आफ्टर टर्मिनेशन आपको दोबारा ज्वाइन करना है, और फिर सेकंड पार्ट उसके बाद स्टार्ट हो जाता है नेक्स्ट सेकंड पार्ट के लिए। तो 1 आवर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। सेकंड थिंग इज माइक्स एंड वीडियोस ऑफ रखेंगे। ज़्यादातर हमारी क्लासेस में कोई डिस्टरबेंस नहीं रहता है बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि हम लोग माइक और वो जो वीडियोस होते हैं वो ऑफ रखते हैं सभी का। वीडियोस और माइक ऑफ रहेंगे तो जो जो बैंडविड्थ है इंटरनेट का, जो डेटा एक्चुअल में है वो कम यूज़ होता है, जिससे कंटिन्यूटी और जो स्मूथनेस है सिग्नल्स में वो बनी रहती है, रिकॉर्डिंग में भी बनी रहती है। क्योंकि लैपटॉप को दो काम एक साथ करने होते सर आवाज हैं। नहीं आ रही सर। ओके। वन थिंग इज रिकॉर्डिंग करनी है, एंड सेकंड इज द कनेक्शन भी एस्टेब्लिश करके रखना है। साउंड आ रही है सर? सब लोगों को साउंड आ रही है? जिसको प्रॉब्लम है प्लीज चेक योर माइक फर्स्ट। एम आई ऑडेबल और नोट? मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस हाँ आ रहे सर। सर। ठीक यस है। सर। ठीक है। यस सर, आ रही है सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा सा प्रिंसिपल की बात करते हैं। हम देखते हैं यहाँ मैंने जो लिखा है, इलेक्ट्रो, होमियो एंड पैथी, दीज आर थ्री वर्ड्स। अब इसको समझते हैं स्टार्ट कैसे हुआ। क्योंकि एक सिंपल सा रिलेशन, एक मैं बोलूँ एक लिगेसी के तरीके से इलेक्ट्रो होम्योपैथी को जोड़ा जाता है, कनेक्ट किया जाता है। दैट इज, इट इज जस्ट लाइक होम्योपैथी, और इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ होम्योपैथी, और इट इज द नेक्स्ट वर्जन ऑफ होम्योपैथी, बट ऐसा नहीं है। और नहीं नकुल शर्मा जी, साउंड मेरा क्लियर है। मेरे पास इंटरनेट भी मेरे पास ही रखा है, वाईफाई भी, और माइक भी मेरे पास अच्छा माइक है बोया का। आप लोग चेक करिए प्लीज। डे वन, फर्स्ट फर्स्ट क्लास में थोड़ी बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम रहेंगी, हो सकता है आपकी ओर से या मेरी ओर से, लेकिन वो सब रिजोल्व हो सर जाएंगी। बिल्कुल क्लियर साउंड आ रही है, कोई हाँ। प्रॉब्लम नहीं आ हाँ रही, मैं मेरी ये बोल साउंड रहा हूँ। क्लियर है, वो आप लोग चेक करिए अपना इंटरनेट कनेक्शन और माइक। अरविंद कुमार जी आप लोग चेक करिए। अगर आपके माइक में प्रॉब्लम है तो माइक को, सॉरी हेडफोन में प्रॉब्लम है तो हेडफोन हटा दीजिए अपना। कई बार हेडफोन में गड़बड़ सर होती है, जूम के साथ वो कनेक्ट नहीं हो पाता है। चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी टॉपिक को। हाँ जी। तो बहुत सारे वीडियोस में और सब जगह बहुत सारे बुक्स में हम देखते हैं कि एक साइंटिस्ट है पैरासेल्सिस थियोफ्रेस्टस के नाम से भी जिनको जाना जाता है। स्विस साइंटिस्ट हैं, थे मतलब स्विस फिजिशियन या एल्केमिस्ट भी उनको बोला जाता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइप का एक्सट्रैक्शन। मयंक जी अगर क्लास में बहुत सारे लोगों को सुन रहा है, कुछ लोगों को नहीं सुन रहा है, तो दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ दिस पर्टिकुलर पर्सन। आप लोग चेक करिए अपने एंड पे। अगर मेरी आवाज किसी को ना सुनाई देती तो मैं बोल सकता था कि आई हैव टू चेक। हाँ जी, तो पैरासेल्सिस, वैसे रिकॉर्डिंग मिलेगी, आप लोग कनेक्ट करते रहिए, देखिए ट्राई हो जाएगा, नहीं तो रिकॉर्डिंग में तो सब रहेगा ही। और जो ये प्रॉब्लम है इसको रिजोल्व करने की कोशिश करिए। और हाँ, पैरासेल्सिस की हम बात कर रहे थे। पैरासेल्सिस एक फिजिशियन, एक एल्केमिस्ट, एक साइंटिस्ट आप उनको मान सकते हैं। कुछ दिन एज ए डॉक्टर भी उन्होंने काम किया, और फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी के नाम से भी उनको जाना जाता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि मॉडर्न मेडिकल साइंस या एलोपैथी भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत
उनसे इंस्पायर्ड कह सकती है, या उनके प्रिंसिपल को लेके चलते हैं, क्योंकि जो केमिकल का यूज़ करना है, डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स को और केमिकल का यूज़ करना है एज ए मेडिसिन, केमिकल और मिनरल्स का एज ए मेडिसिन यूज़ करना सबसे पहले पैरासेल्सिस ने ही बताया था। पैरासेल्सिस या थियोफ्रेस्टस, ये दोनों एक ही आदमी के नाम। लेकिन वो ये भी मानते थे कि साइंस इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू रिलीजियस थॉट्स। ये उनका मानना था कि रिलीजियस या रिलीजन और साइंस दोनों बहुत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो अलग नहीं है। यानी कि मान्यता जो लोग फॉलो करते हैं, जो लिगेसी फॉलो करते हैं अपने जो उनको फैमिली में मिलती हैं एज, और यहाँ पे हम मोस्टली हेल्थ की बात कर रहे हैं, हेल्थ से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो सब डायरेक्टली साइंस से ही कनेक्टेड रहती है। और दूसरा ये भी मानते थे कि जितनी भी चीज़ें हेल्थ से रिलेटेड हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं, दैट इज़ द मैसेज ऑफ गॉड। और कुछ का हमें पता है, कुछ का हमें नहीं पता है। जो हमें नहीं पता है उन चीज़ों को हमें सोल्व करना है कि आखिर ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। ये पैरासेल्सिस का अपना मानना था। हालांकि अभी हम देखते हैं और पढ़ भी रहे हैं कि पैरासेल्सिस ने दो नियम बताए थे। एक नियम पैरासेल्सिस ने बताया था कि जो सेम चीज होती है वो सेम चीज को न्यूट्रलाइज कर सकती है, जहर जहर को मार सकता है, मतलब पॉइजन किल्स पॉइजन, इस टाइप से, जिसको सिमिलीमा बाद में होम्योपैथी के साथ कनेक्ट किया गया। एक्चुअली ये जो फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी है, ये वहीं से जो है निकल के चीजें आई हैं। उन्होंने बताया था कि मान लो कोई पॉइजन है, एक पर्टिकुलर टाइप का पॉइजन, अगर या कोई भी टॉक्सिक कंपाउंड है, उससे शरीर में कोई स्पेसिफिक जो चेंजेस हैं, जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं, वो देखने को मिलते हैं, इवन मेंटल चेंजेस भी। तो उन चेंजेस को उसी पर्टिकुलर पॉइजन से या उसी पर्टिकुलर चीज से ठीक किया जा सकता है, एक माइन्यूट डोज के थ्रू, या एक बहुत, जिसको डाइल्यूटेड डोज के नाम से हम बोलते हैं। यही सिमिलामा का जो प्रिंसिपल था, इसी पे आगे चल के डॉक्टर हैनीमैन ने होम्योपैथी को बनाया। वहीं अब कुछ लोग उसको बोलते हैं कि उनका जो एक और नियम, हालांकि उन्होंने बहुत सारे नियम दिए, बहुत सारे रूल्स उन्होंने अपने जीवन में, अपने लाइफ के स्पैन में उन्होंने बनाए बहुत सारी चीज़ें। उनमें से कुछ चीज़ें हैं जो हाइपोथेसिस थे, कुछ ऐसे भी हैं जो एक्चुअल में साइंस में प्रूव हो नहीं पाए। कुछ ऐसे रूल्स भी थे, जिसमें से एक रूल था, वो मैं बताऊंगा आपको, हाइपोथेसिस, जिस पे आज बहुत सारे लोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को लेके चलते हैं या इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को मान के चलते हैं। एक पहला बता रहा हूँ, पहला ये है जो ओड फोर्स हम लोग बोलते हैं। तो एक्चुअली ओड फोर्स जैसी चीज पैरासेल्सिस ने नहीं दी थी। एक उन्होंने एक प्लांट में या इस टाइप की चीजें ना बता के उन्होंने उसको ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक चीजों, हालांकि उस टाइम ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं थे। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को वर्जीलियस एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने बोले कि हम केमिस्ट्री को दो पार्ट में डिवाइड किया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो नेचुरली हमें पेड़ पौधों से, मतलब प्लांट से या फिर एनिमल से, इन सब चीज़ों से मिलती हैं, जो लाइव लाइव थिंग है। और जो लाइव नहीं है, जो केमिकल रिएक्शन से एक दूसरे के साथ से बनती हैं, दैट इज द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फातिमा कुरैशी जी, आवाज़ है, वो सब लोगों को सुन रहा है। प्लीज चेक योर माइक, चेक योर, सॉरी, चेक योर हेडफोन और ईयरफोन। हाँ जी, तो वर्जीलियस ने ये थ्योरी दिया था, और साथ में बताया था कि जो केमिकल कंपाउंड है उनको लैब में हम नहीं बना सकते हैं, उनको जो नेचर है वही बनाता है। यही ओड फोर्स की थ्योरी है। लेकिन ये थ्योरी लगभग, इस थ्योरी के लगभग 12 से 15 साल बाद ही एक साइंटिस्ट ने, वोहलर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको एक तरीके से नकार दिया, या बोलो इस थ्योरी को, मतलब इन 12-13 सालों में इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था ओड फोर्स वाली के
जो नेचुरल चीज़ें हैं उनमें स्पेसिफिक टाइप का जो फोर्स रहता है, स्पेसिफिक टाइप की एनर्जी रहती है जिसको लैब में नहीं बनाया जा सकता है। यही ओड फोर्स की थ्योरी है। इस ओड फोर्स की थ्योरी को ही फिर बाद में 12-15 साल बाद वोलर, फ्रेडरिक वोलर साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने इसको एक तरीके से रिफ्यूज कर दिया था, क्योंकि उन्होंने लैब में केमिकल कंपाउंड बना दिया था जो ऑर्गेनिक था, एंड दैट वाज यूरिया। यूरिया एक नेचुरल कंपाउंड उस टाइम जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और जिसको बाद में लेबोरेटरी में बनाया गया। तो ओड फोर्स, एक तरीके से देखा जाए तो ओड फोर्स की थ्योरी एक एक जो है रिफ्यूज कर दी गई थी, कंप्लीटली रिफ्यूज कर दी गई थी ओड फोर्स की थ्योरी को। तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि जो ओड फोर्स की थ्योरी है वो भी एक हाइपोथेसिस की तरह ही है। और आप कितना भी लिटरेचर ढूंढ लीजिए, जो ऑथेंटिक लिटरेचर है वहाँ पे आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। मैं अभी वहाँ पे भी आऊँगा कि फिर एक्चुअली हम क्या यूज़ कर रहे हैं, और एक्चुअल में इलेक्ट्रो होम्योपैथी सब अलग तो है होम्योपैथी से, लेकिन एक्चुअल में वो है क्या, फिर कैसे। सेकंड, पैरासेल्सिस ने ही एक और जो है एक थीसिस लिखी थी, जो हाइपोथेसिस ही बन के रह गई एक्चुअली। उसको भी साइंटिफिकली जो है वो प्रूफ नहीं कर पाए। हालांकि मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो रिफ्यूज कर दी गई या अपोज कर दिया गया, लेकिन वो भी साइंटिफिकली प्रूफ नहीं है। दैट इज सोल्ट, सल्फर और मरकरी। वो मानते थे कि जो बॉडी है वो, वैसे तो 4 एलिमेंट मानते थे, 4 एलिमेंट से मिलके ह्यूमन बॉडी बनी है, वाटर, एयर, फायर एंड अर्थ। ठीक है। वैसे हमारे यहाँ भी हमारे कल्चर में भी, हमारी संस्कृति में 5 तत्व, 5 एलिमेंट्स माने जाते हैं, जिनमें जो स्पेस है, जो आकाश है, वो उनको नहीं लिया। एक चीज और मैं बताऊं, जो पैरासेल्सिस थे वो स्विस थे, लेकिन एक्चुअली इटली और जर्मनी से, खासकर इटली से बहुत सारी चीज़ें उनको मिली है। और ये बहुत सारे हमारे लोगों ने भी कहा है कि ये सब जो जो एक्चुअल में वेद हैं वहाँ से चीज़ें निकाली गई हैं। तो क्योंकि सेम चीज़ें तो कोई पब्लिश नहीं कर सकता है, या कोई भी इंडियन एंशियंट लिटरेचर उनको मिला है, चाहे कुछ भी मिला है, उससे उन्होंने 5 एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट निकाल के और फिर उसको 4 एलिमेंट के साथ निकाला। ऐसा मैं बोल रहा हूँ, ये कोई प्रूवन चीज नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन उन्होंने उन्होंने 4 एलिमेंट्स दिए थे, जो उनकी थ्योरी थी। वो साइंटिस्ट थे, मॉडर्न एरा के बड़े साइंटिस्ट हैं। वाटर, एयर, फायर एंड अर्थ, कि ये 4 चीजें मिलके हमारी बॉडी को फॉर्म करती हैं। खासकर मैं बॉडी की बात कर रहा हूँ, वैसे तो बोलते हैं कि पूरे वर्ल्ड के एलिमेंट ही 4 कंपोनेंट से बने, लेकिन क्योंकि हम हेल्थ से रिलेटेड चीजें पढ़ रहे हैं, मेडिकल पढ़ रहे हैं, तो हम ह्यूमन बॉडी की बात करेंगे। और यहाँ भी जितनी फिजियोलॉजिकल कंडीशन, जो रिएक्शन हमारे बॉडी में होती है, वो भी पैरासेल्सिस ने बताया कि 3 कंपोनेंट हैं, सोल्ट, सल्फर और मरकरी। यही एल्केमिस्ट्री बनी, या इसी नाम, इसी वजह से जो एल्केमिस्ट्री की दवाइयाँ हैं वो बन रही हैं। इंडिया में कंपनी भी है एल्केमी के नाम से एक, लेकिन एल्केमी के नाम से वर्ल्ड वाइड में भी एक बहुत बड़ी कंपनी भी है। सोल्ट, सल्फर और मरकरी, हालांकि ये भी हाइपोथेसिस थी, लेकिन उनका ये मानना था, इसको मैं हाइपोथेसिस नहीं मानूंगा, क्योंकि अभी मैं इसको बाकी चीज़ों के साथ भी जोड़ूंगा। उन्होंने इसको समझाने के लिए जो है एक लकड़ी को जला के चीज़ों को बताया, समझाया, लोगों को समझाने की कोशिश करी। उन्होंने बताया इसमें जो आग है, जो फायर है, दैट इज सल्फर। ठीक है। जो इनफ्लेमेबल है। और जो स्मोक है, जो धुआं है, जो स्मोक उससे निकलना है, दैट इज मरकरी, जो चेंज हो सकता है, इट इज चेंजेबल, अपनी जगह बदल सकता है। एंड थर्ड इज ऐश, राख, जो बाद में बचती है। ऐश, उसको बोला उन्होंने सोल्ट, साल्ट, सोल्ट या साल्ट, जैसे भी प्रोनाउंस करें आप लोग। दैट इज स्टेबल, वो स्टेबल रहता है, फिर बाद में उसको आगे और चेंज नहीं कर सकते हम। इन 3 चीजों को लेके ही जो कंपनी, कुछ कंपनी दावा करती है कि हम प्लांट से 3 चीजें निकालते हैं, सल्फर, मरकरी और सोल्ट। कैसे निकालते हैं वो भी बताऊंगा आपको, वो क्लास का पार्ट रहेगा मेरी, कि एल्केमिस्ट्री वाली जो चीज़ें हैं वो तीनों चीज़ें कैसे निकालते हैं, या किस तरीके से वो बताते हैं कि ऐसे वो चीज़ें निकलती। लेकिन हाँ, ये चीज़ पैरासेल्सिस ने बताई। पैरासेल्सिस पे थोड़ा सा एम्फेसाइज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो उन्हीं के नियम को लेके आगे बताया जाता है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चलिए।
अब इन तीन चीजों को आप वात पित्त कफ से भी जोड़ सकते हैं। पित्त एज ए फायर, स्मोक एज ए वात, और एज ए कफ। वात पित्त और कफ से भी इन तीन चीजों को जोड़ सकते हैं। तो कंप्लीटली हाइपोथेसिस हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है वात पित्त कफ को ही कनेक्ट करके बताया गया हो। हाँ जी। हालांकि वो हॉरोस्कोप भी देखते थे। ऐसा बताया जाता है कि जो पैरासेल्सिस है वो, उन्होंने आर्मी में भी सर्व किया है, 2 4 5 साल सर्व किया था एज ए फिजिशियन, एज ए डॉक्टर। और बाद में भी जब लोगों को वो चेक करते थे, लोगों को देखते थे, तो कई बार ऐसा जो लिटरेचर में लिखा कि कई बार वो हॉरोस्कोप या हाथ देखना, ऐसी चीज़ों को, मतलब इन सब चीज़ों को भी उन्होंने पढ़ा या रिलेट किया, या जो भी कुछ रहा होगा वो सब चीज़ें वहाँ पे बात करती हैं या उसको समझते हैं। और बाकी इन्हीं के एक कंपोनेंट से मैंने आपको बताया कि जो है वो होम्योपैथी बनी है, एक प्रिंसिपल से होम्योपैथी बनी है। आगे के डायलूशन और मिनिमल पार्ट ऑफ मेडिसिन से बहुत सारी चीज़ों को क्योर किया जा सकता है। इसको समझाने के लिए भी बहुत सारे एग्जांपल उनकी बुक्स में या जो चीज़ों में मिलते हैं, जैसे मैग्नेट से उन्होंने दिया, या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी आप उसको बोल सकते हैं कि चुंबक मतलब मैग्नेट, या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी छोटा सा पार्ट, जो चुंबक मतलब मैग्नेट से एक बड़े मेटल को जो है वो ड्रैग किया जा सकता है, खींचा जा सकता है। ये भी वही सिमिलीमा की तरफ ही लेके जाता है, या मैं बोलूँ कि पॉइजन की तरफ लेके जाता है, या मैं बोलूँ कि छोटे से पार्ट से बड़ी चीज को। मतलब ये उनके समझाने के तरीके थे एट दैट टाइम, जब वो जो है अवेलेबल थे, जब वो जिंदा थे। तो ये तो समझिए कि दो प्रिंसिपल जिन पे चीज़ें काम करती हैं, जो जो बताते हैं वो आपने इधर उधर चीज़ें देखी हैं। एक ओड फोर्स जो एक तरीके से रिफ्यूज कर दिया गया कुछ साल बाद ही। फातिमा जी, ये पेंटिंग मत करिए प्लीज, स्क्रीन पे मुझे लिखना भी है फिर बाद में। तो वो वर्जीलियस ने बनाया, वही सब आगे निकल के चला गया। इलेक्ट्रिसिटी या ऐसी कोई बात कंप्लीटली अवेलेबल नहीं है। सब कुछ धुआं धुआं है इलेक्ट्रिसिटी वाली चीज़ों पे, कि एक्चुअली मैं इलेक्ट्रो समझा रहा हूँ, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को आप समझे। हालांकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को समझने के लिए आपको ब्लड और लिम्फ को भी समझना पड़ेगा, जो आगे पार्ट में रहेगा हमारे, क्योंकि ब्लड और लिम्फ में एक्चुअली परिवर्तन ही एक्चुअल इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का बेस है। लेकिन फिलहाल आप समझिए कि यहाँ एक्चुअल में इलेक्ट्रो होम्योपैथी, ये पैरासेल्सिस बता दिया मैंने आपको। अब आप ओड फोर्स और ये सब चीज़ों को समझ जाइए। दीज आर ऑल हाइपोथेसिस, इनको प्रूव नहीं किया जा सकता है, ना किया गया है, इसीलिए आईडीसी में सारी चीज़ें अटक रही हैं। क्योंकि जब भी ओड फोर्स की बात की जाती है, आईडीसी में जो भी साइंटिस्ट रहे होंगे होंगे ही, वो सब उसको पढ़ते होंगे, बर्जीलियस को भी पढ़ते होंगे, तो वो चीज़ें सामने नहीं आती हैं। तो वहाँ चीज़ें अटक अटक रही हैं, फार्माकोपिया पे अटक रही हैं, प्रिंसिपल पे भी कुछ चीज़ें अटक रही हैं। और कुछ लोग सही तरीके की बात भी कर रहे हैं, कुछ कंफ्यूजन वाली बात भी कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हमें समझना है कि इलेक्ट्रो, होम्यो और पैथी, इन तीन तीन का मतलब एक्चुअल में हमें क्या समझना है। इसको आप समझिए प्लांट से। सबसे पहले समझिए कि हमारी जो पैथी है, मतलब होम्योपैथी, दैट इज इलेक्ट्रो होम्योपैथी, दैट इज बेस्ड ऑन प्लांट्स। दैट इज बेस्ड ऑन प्लांट, प्लांट पे बेस्ड है। तो अब हम प्लांट को समझते हैं। प्लांट को जब आप समझते हैं, या प्लांट को जब समझते हैं, प्लांट को देखते हैं, तो प्लांट के जो कंपोनेंट्स हैं एक्चुअल में, जो मेडिसिनल कामों के लिए यूज़ करते हैं, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज जो रखते हैं, ये एक्सट्रैक्शन करते हुए, प्लांट्स का एक्सट्रैक्शन करते हुए मोस्टली दो टाइप के इंग्रेडिएंट्स या दो टाइप के कंपोनेंट हमें प्लांट से मिलते हैं। एक, क्योंकि प्लांट का भी अपना मेटाबॉलिक सिस्टम होता है, उस पूरे के पूरे प्रोसेस में ही प्लांट अपने आप में बदलाव करते हैं। और एक्चुअल में जिस तरीका का एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारा होता है, वैसा प्लांट का नहीं होता।
प्लांट में जो कुछ भी फॉर्म होता है, जो कुछ भी बनता है, वो मैक्सिमम उसी में स्टोर रहता है। एक्चुअल में एक्सक्रीटरी सिस्टम प्लांट का नहीं है, इसलिए वहाँ अच्छी खराब चीज़ें जो भी प्लांट में बनती है वो सब अंदर ही है। और दो पार्ट में वो प्लांट उसको स्टोर करके रखता है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। मतलब एक वो कंपोनेंट जो बिल्कुल सामने ही रखे हैं, जिनको आराम से एक्सेसिबल है, जो इजिली एक्सेसिबल है। तो दीज कंपोनेंट विच आर इजिली एक्सेसिबल फ्रॉम प्लांट्स नोन एज प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। मतलब हम उनको प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बोलते हैं, जिनको हम आराम से एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। वहीं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का जो एक्सट्रैक्शन है वो थोड़ा मुश्किल है, या बोलो कि उसमें थोड़ा टाइम लगता है एक्सट्रैक्ट करने में। तो फर्मेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्लांट के। जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको फर्मेंट करके एक्चुअली सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स तभी निकलते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में 3-4 तरीके से लोग दवाइयाँ बनाते हैं, उन सभी में फर्मेंटेशन एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। मतलब फर्मेंटेशन करना ही है, फर्मेंट करके वो एक्सट्रैक्शन होना ही है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। फिर इसमें कुछ केमिकल जो कंपोनेंट हैं, फाइटोकेमिकल्स भी जिनको हम बोलते हैं। मोस्टली कंक्लूजन निकलता है कि ये सब लगभग लगभग एक हार्मोन प्लांट के, और जो एंजाइम है यानी कि जो एक्टिविटी पूरी हम देखते हैं ब्लड और लिम्फ की जब बात करते हैं। ब्लड और लिम्फ का आप देखिए, जो ब्लड और लिम्फ है ये तो सब सब समझते हैं कि वेरिएशन इन ब्लड एंड लिम्फ। ब्लड और लिम्फ में जब कोई डिस्टरबेंस होता है, जब कोई गड़बड़ होती है हमारे शरीर में, तो कोई बीमारी आती है, तभी कोई डिजीज आती है। और ब्लड और लिम्फ को इफेक्ट, या ब्लड और लिम्फ में जब चीज़ें हैं, मेन चीज़ होती है उसकी पीएच वैल्यू, उसका इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं उसके, ठीक है, टेम्परेचर वॉल्यूम और इंग्रेडिएंट्स, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। और यही तीनों जो प्लांट एंजाइम्स होते हैं, या जो भी एंजाइम्स प्लांट में रहते हैं, उनको भी इफेक्ट करते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं एक बड़ा रोल प्ले करते हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी रेमेडी में एंजाइम्स और इलेक्ट्रोलाइट केमिकल कंपाउंड। ठीक है। तो ये संभव है, मैं बिल्कुल 100% नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ, क्योंकि हमें समझना है कि एक्चुअल में मतलब क्या है, और एक्चुअल में लोगों को क्या समझना चाहिए। और जो जो हम समझते हैं, जो जो चीज़ हमारे सामने आते हैं वो भी हम पढ़ेंगे ही। तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स केमिकल कंपाउंड्स जो हमारी फिजियोलॉजिकल जो पूरी केमिकल रिएक्शन होती है हमारी बॉडी में, क्योंकि बॉडी को चलने के लिए बहुत सारी केमिकल रिएक्शन लगातार होती रहती है, उन सब को इफेक्ट करते हैं। ये इसलिए शायद इसको हम इलेक्ट्रो बोल सकते हैं। शायद इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी मोहर नहीं लगी है, अभी स्टैंप नहीं लगी है, अभी रिकग्निशन नहीं मिला है, इसलिए शायद बोल रहा हूँ। तो इलेक्ट्रोलाइट्स केमिकल कंपाउंड्स, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रोलाइट्स केमिकल कंपाउंड ऑफ प्लांट्स, और फाइटो केमिकल और फाइटो लाइक केमिकल कंपाउंड्स ऑफ प्लांट्स। होम्यो, अब ये अलग वर्ड है। होम्यो मतलब होम्योस्टेसिस, समस्थिति। ठीक है, ये ब्लड और लिम्फ जो हमारी बॉडी को मैनेज कर रहे हैं, जो कंट्रोल कर रहे हैं, इनकी समस्थिति बना के रखना। समस्थिति मतलब होम्योस्टेसिस, मतलब बैलेंस बना के रखना केमिकल रिएक्शन में, दैट इज होम्योस्टेसिस। तो होम्योपैथी का होम्यो तो होम्योस्टेसिस से लिया गया, इस पे सब लोग एग्री हैं। हर तरीके की बात करने वाले लोग इस पे एग्री हैं कि होम्यो मतलब होम्योस्टेसिस। पैथी मतलब द वे ऑफ ट्रीटमेंट, किस तरीके से हम ट्रीट कर रहे हैं हमारी पैथी, दैट इज पैथी। इलेक्ट्रो पे कंफ्यूजन है, मैंने आपको बताया व्हाट आई थॉट, मैं क्या समझता हूँ। तो एक चीज, दूसरा, अब दूसरा पहलू क्या हो सकता है, दूसरा पार्ट क्या है, जो जो आप अलग अलग जगह सुनते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि प्लांट में अपनी एनर्जी होती है, प्लांट में एक अपनी पावर होती है, जो जो उसकी क्यूरेटिव पावर है, और वो इलेक्ट्रिसिटी से उसको कंपेयर करके कुछ लोग उसको इलेक्ट्रो सब से जोड़ते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक रेमेडीज वर्क्स वेरी फास्ट लाइक इलेक्ट्रिसिटी, और लाइक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को भी फास्ट मोशन के लिए जाना जाता है, तो कुछ लोग उसको इलेक्ट्रो से जोड़ के चलते हैं। मतलब वही ओड फोर्स वाली चीज आ गई, या
इलेक्ट्रिकल एनर्जी या ओड फोर्स, वाइटल फोर्स बिल्कुल अलग चीज़ है, वो होम्योपैथी का पार्ट है। हालांकि वो भी इसको कंप्लीटली प्रूफ नहीं कर पाए, क्योंकि वो भी हाइपोथेसिस ही है। हाइपोथेसिस का मतलब ये नहीं है कि वो रिफ्यूज साइंस है या सूडो साइंस है। हाइपोथेसिस का मतलब ये नहीं होता। इवन सूडो साइंस को भी जो एक वो अलग से निकाल दिया गया कि सूडो साइंस बिल्कुल बेकार की चीज़ है, वहाँ कोई भी थ्योरी है जब तक वो रिजेक्ट नहीं होती तब तक उसको हम रिजेक्ट नहीं कह सकते हैं। तो हाइपोथेसिस होने का मतलब ये नहीं है कि वो गलत है, और ऐसा मैं बोल भी नहीं रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि क्या हाइपोथेसिस है, मतलब जो प्रूव नहीं हुई है लेकिन बताई गई है, और एक्चुअल में क्या हो सकता है, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ वो भी अभी तो हाइपोथेसिस ही है। इलेक्ट्रोलाइट केमिकल कंपाउंड प्लांट में होते हैं, ये पक्का है। एंजाइम्स प्लांट में होते हैं, ये पक्का है। प्लांट हार्मोन्स होते हैं। प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में प्लांट डिवाइड के जो फाइटोकेमिकल्स हैं वो सब प्लांट में होते हैं। दैट इज करेक्ट, दैट इज राइट। लेकिन इलेक्ट्रो वर्ड को यहाँ से हम ले सकते हैं, वो अभी थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि जब कहीं ना कहीं ये रिकॉग्नाइज हो जाएगी तब चीज़ें हमारे सामने, सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हाँ, लेकिन होम्यो जो स्टेसिस है, जो होम्योपैथी में होम्योस्टेसिस है, ये पक्का है। क्लाउड बर्नर्ड ने जो बताया था होम्योस्टेसिस, वही है ये। वो भी साइंटिस्ट है एक। तो ये समस्थिति मतलब बैलेंस बना के रखना हमारी बॉडी में, ये अच्छी चीज़ है। हालांकि इन सब के लिए होम्योस्टेसिस को अगर हम समझे कि भाई पूरा का पूरा फीडबैक मैकेनिज्म रहता है उसमें, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं इसमें, इस ग्रुप में अभी जो क्लास चल रही है, कुछ लोग बिल्कुल नए हैं, कुछ लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो कर रहे हैं वो सब समझते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म या नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की। जब हम बात करते हैं तो होम्योस्टेसिस उसी से निकल के आता है। और वही वही सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी रेमेडीज में, हमारे प्रोटोकॉल में भी दिखती हैं। जैसे मैंने कई बार बताया कि जब डिलीवरी, इजी डिलीवरी या बर्थ की हम बात करते हैं, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं ओसिटोसिन को रिलीज करना है, जिससे कॉन्ट्रैक्शन होना है। कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद फिर जो है एक प्रेशर के थ्रू जो है बर्थ जो है निकल के बच्चे की होती है। तो ये भी एक पॉजिटिव जो फीडबैक सिस्टम है होम्योस्टेसिस का पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम हम इसको बोल सकते हैं। और हमारे पास रेमेडी, हमारे पास C1 अच्छी रेमेडी है इसके लिए, W अच्छी रेमेडी है, S1 भी अच्छी रेमेडी है, A3 भी है। पूरा फॉर्मूले के तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं वो सब आगे मैं बताऊंगा, जब रेमेडी आपको बताऊंगा कि इजी बर्थ के लिए हम क्या दे सकते हैं। यही फिर कुछ और अलग अलग चीजें निकल के आती है। अब हम मैटीजी पे आते हैं। ये तो सब पुरानी हिस्ट्री हो गई, जहाँ से हम समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी का मतलब, अब इलेक्ट्रो पे कंफ्यूजन है, जो है वो मैंने आपको बता दिया। आपको साइंटिफिक डेरिवेशन इसमें क्या लगता है, साइंटिफिक डेलिब्रेशन कितना लगता है, जो मैंने बताया पूरा साइंटिफिक तरीके से बताया, और सब साइंस की बुक से आपको बताया, पैरासेल्सिस का भी, वर्जीलियस का भी, और बर्नेट का भी मैंने अभी आपको बताया, जिसने होम्योस्टेसिस बनाया। अब हम मैटी पे आते हैं। मैटी ने, डॉक्टर काउंट मैटी ने चलाया हमारी पैथी को 1865 में, 1865 में। और अब यहाँ भी दो चीजें हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि मैटी की जो डॉग था, जो पेट था, वो कहीं उसको चोट लगी थी किसी झाड़ पे, वो उसको वो वहां पे स्क्रैच वगैरह स्क्रब इस टाइप से करता था, वो ठीक हो गया, ऐसे देख के इंस्पायर होके वो नंबर बना दिया। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। जो कोई ये बताता है या कुछ बुक में लिखा भी है, बहुत बिकती है वो, लेकिन एक्चुअली ये नहीं है। उनकी माताजी को कैंसर था, और उसको ठीक करने के लिए उन्होंने होम्योपैथी भी पढ़ी, होम्योपैथी का यूज भी किया, हो सकता है आयुर्वेद भी पढ़ा होगा, और यूनानी या दूसरी पैथी जो उस टाइम प्रचलित थी वो सब भी उन्होंने देखी होगी, पढ़ी होगी। उसके बाद उन्होंने ये सारे प्लांट्स और दूसरी सारी चीज़ें, केमिस्ट्री की, और पैरासेल्सिस को पढ़ा, वर्जीलियस को पढ़ा, और मतलब इन सब को स्टडी किया उन्होंने। और ये सब स्टडी करने के बाद फिर उन्होंने अपने तरीके से
वन बाय वन एक एक रेमेडी बनाई, जिसमें पहली रेमेडी S1 थी, स्क्रोफलोसो 1 थी। इस बात पे भी सभी एग्री हैं कि फर्स्ट रेमेडी वाज स्क्रोफलोसो 1। हालांकि प्लांट्स में कंफ्यूजन है, कुछ लोग बोलते हैं कि मैटी जी ने केवल 7 प्लांट्स लिए थे S1 के लिए, और 2 प्लांट्स को बाद में थ्योडर क्रॉस ने जो है वो ऐड किया उसमें, नक्सोमिका उसमें नहीं थी। एक प्लांट और है, कौन सा बोलते हैं, वो प्लांट उसमें नहीं थे। बोलते हैं कि नक्सोमिका, हालांकि ये भी सब गलत चीजें हैं। जो लोग, मैंने एक वीडियो देखी बहुत पुराने हैं, वो बोलते हैं कि नक्सोमिका नहीं था क्योंकि वो पॉइजनस है, इसलिए मैटी जी ने उसको ऐड नहीं किया। ये ठीक नहीं है, क्योंकि एकोनाइट नेपलस भी पॉइजनस है, उसको उन्होंने F1 में ऐड किया है। एट्रोपी बेलेडोना भी पॉइजनस है और उसको S12 में ऐड किया गया है, C13 में भी ऐड किया गया है। ये सब ओरिजिनल रेमेडीज हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें बाद में लोग ऐड करते चले जाते हैं, जो जिनके कोई सर पैर नहीं होते हैं। और कई बार कुछ बुक्स भी ऐसी पब्लिश हो जाती हैं जो मन गढ़ंत होती हैं, जिनका रिलेशन साइंस से नहीं है, बस मैंने ऐसा बोल दिया या उसने ऐसा बोल दिया। मैं मानता हूँ नक्स मोमिका इज अ वेरी पॉइजनस प्लांट, बट एज सिमिलर, और मैं बोलूँ उससे भी ज़्यादा पॉइजनस एकोनाइट नेपलस है, जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी प्लांट्स में है, रेमेडीज में है। सेम मेट्रोपी बेलाडोना भी, और भी बहुत सारे, कोनियम मैकुलेटम, बहुत सारे प्लांट्स हैं जो पॉइजनस हैं और एंटी कैंसरस भी हैं, लेकिन होम्योपैथी से अलग रखा मैटी जी ने उसका प्रिंसिपल। अभी मीटिंग एंड हो जाएगी 1 मिनट बाद, तो दोबारा कनेक्ट कर लेना आप लोग। ये प्रिंसिपल और ये सब चीज़ें आज हम क्लियर कर लेंगे। व्हाट इज इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, ये आज क्लियर हो जाना चाहिए, हो जाएगा अभी जब पूरा लेक्चर कंप्लीट होगा। अभी तो पैरासेल्सिस को ही पढ़ा है हमने, उसको समझाने की कोशिश करी मैंने आपको। मीटिंग एंड होते ही आप लोग दोबारा सेम लिंक को कनेक्ट, सेम लिंक पे क्लिक करेंगे और दोबारा कनेक्ट हो जाएंगे, वापस से फिर हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैटी जी ने इंस्पायर कैसे हुए, उनकी माता जी को कैंसर था, ये उनके लिए इंस्पिरेशन बना, या कुछ भी आप समझिए, यहीं से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी स्टार्ट हुई। फिर डायल्यूशन वायल्यूशन ये सब बाद में आएगा।